सो हेलो फ्रेंड्स, ज़ीरो टू हीरो सीरीज साइंस में आपका स्वागत है। क्लास 10th की साइंस एनसीईआरटी की साइंस हम कवर कर रहे हैं और हमने ये सीरीज़ जो है वो 3 अप्रैल से स्टार्ट की है और हमने एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसको आप पूरा डिटेल में देखिए। 3 पार्ट में केवल 3 वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। उसमें से केवल 2 वीडियो पूरे और एक छोटा सा वीडियो। तो वो चैप्टर देखने के बाद आपको फर्स्ट चैप्टर, आपको जो साइंस का डर है उसको ख़त्म करने का एक तरीके से पूरा ख़त्म हो जाएगा। और ये सीरीज़ ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ हमने इसीलिए स्टार्ट की है। तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का जो आपको जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने ख़त्म कर दिया। अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दूसरा नहीं, आपकी बुक का 5वां चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो रामबाण होने वाला है। इसके अलावा जो बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए आज हम कवर करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है बुक का, वो है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। कैसे आपकी बॉडी में जो है वो आप सांस लेते हो। क्या आप जानना चाहते हो कि आप बॉडी के सांस कैसे लेते हो? आपका दिल कैसे धड़कता है, आपका उत्सर्जन तंत्र कैसे कार्य करता है, पौधे कैसे सांस लेते हैं, पौधों में जो है वो श्वसन कैसे होता है, सब चीज़ें जो आप जनन करते हो वगैरह, जो आपकी जो नीड है आपकी ह्यूमन बॉडी की, और पौधे और जो जीव जंतु है उनके बारे में जैव प्रक्रम में केवल मनुष्य नहीं आएगा, सब कुछ आएगा। इस चैप्टर से कंपटीशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर एक छोटे से छोटे एग्जाम के लिए, चाहे पुलिस कांस्टेबल से लेकर हर एक के लिए। तो बोर्ड के स्टूडेंट भी इस वीडियो को पूरा देखना, और जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई से भी एग्जाम जिसमें जनरल साइंस तो आती है आजकल हर एग्जाम में, साइंस की भी, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो उस नज़रिए से देखो, बाकी जो साइंस बैकग्राउंड से है उनके लिए तो बहुत इजी होने वाला है। लेकिन जो आर्ट्स के उन बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है कि कैसे साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। सो जैव प्रक्रम विज्ञान कक्षा 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक लेकर ज़रूर बैठे हैं। जो आपकी बुक है साइंस की, विज्ञान की, जो स्टूडेंट क्लास 10th में है और बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं 2027 के लिए, तो विद बेस्ट ट्रिक्स के साथ हम करने वाले हैं। आप बुक का पेज नंबर 88 निकाल सकते हैं, वहाँ से जो है नई बुक का 88 में स्टार्ट हो रहा है। तो जैव प्रक्रम सबसे पहला आज हम करेंगे। जैव प्रक्रम आखिर है क्या, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और ये चीज़ें है क्या। पहली बात तो सबसे बेसिक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जैव प्रक्रम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस पहले होता क्या है, पहले हम पढ़ेंगे कि मतलब इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। इस सबसे पहले हम इसमें श्वसन पढ़ेंगे। सॉरी, एक मिनट। यस, सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे पोषण, कि आप में जो है वो पोषण कैसे होता है। पोषण जो है वो दूसरे नंबर पे श्वसन। श्वसन में हम एक तरीके से सांस लेने में, जैसे पौधे, पक्षी, एक तरीके से जीव जंतु, और मानव श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रक्त के बारे में, यानी कि हृदय, आपका जो हार्ट है, जो आप एक तरीके से आपके ज़िंदगी का ये बंद हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसके बारे में सब कुछ प्रोसेस, ब्लड सप्लाई वगैरह, जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेली लाइफ का चैप्टर। और लास्ट में हम उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर ये चैप्टर, हम ये टॉपिक इस चैप्टर में ख़त्म करने वाले हैं। ये करने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद इसके अगले चैप्टर में आप आपका दिमाग कैसे काम कर सकता है, कैसे रिएक्शंस होता है, यानी कि बॉडी कैसे काम करती है, कोई भी प्रोसेस, एक तरीके से कंट्रोल एंड नियंत्रण और समन्वय पढ़ेंगे। इसके बाद जो है उसके अगले चैप्टर, फिर ये समझ में आ गया तो आपको बाकी सारे चैप्टर समझ में आएंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ये इसका हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि श्वसन होता है, सॉरी, मतलब ये जो कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम का मतलब होता है वो सभी जीव, यानी कि जैव का मतलब होता है, सबसे पहले आप बेसिक चीज़ देखो कि जैव का मतलब होता है जीव, और प्रक्रम का मतलब होता है कि यानी कि जीवों की प्रक्रिया। एक तरीके से मैं कहूँ कि जीवों की जो सजीव और निर्जीव, इसमें जो है हम बेसिकली सजीव ही बात करेंगे, क्योंकि जीव तो सजीव होते हैं, निर्जीव वस्तुएं तो हम एक तरीके से होंगी नहीं। तो यानी कि उनमें कैसी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया कैसे कार्य करती है, और ये सभी चीज़ें जो एक तरीके से जो जीवों को मतलब रक्षा का कार्य करते हैं, अनुरक्षण करते हैं, ये सभी चीज़ें हैं जैव प्रक्रम कहलाती है। बुक की लैंग्वेज आपको तभी समझ में आएगी जब आपको जनरल चीज़ें समझ में आएगी। इसके अलावा इसके अगर आप ऐसे ही समझना चाहते हो तो कोई आपका मतलब नहीं है पढ़ने का। बुक का खोल लीजिए। सबसे आज तो बिल्कुल बेसिक वीडियो है, छोटा वीडियो होगा कि आपके बुक के हम 2 पेज ही बात करेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जैसे कि न्यूट्रिशन यानी कि पाचन के बारे में, सॉरी हाँ, इससे हमने पाचन नहीं लिखा, पोषण में पाचन एक तरीके से, पाचन के बारे में भी ज़रूर पढ़ेंगे इसमें, है ना।
तो इसमें हम न्यूट्रिशन, पाचन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, श्वसन, देन उत्सर्जन, उत्सर्जन के बारे में, और रिप्रोडक्शन, जनन, इसके लिए अलग चैप्टर हो डाइजेशन। तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरी ये प्रक्रिया है जो सभी मिलकर काम करेगी। जैव प्रक्रिया में केवल श्वसन लेना नहीं है, इसमें आपका पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, सब चीज़ें एक तरीके से मिलकर एक तरीके से काम करेगी, तो वो एक प्रक्रिया होगी, एक प्रक्रम होगा, एक प्रोसेसेस होगी, और वो जीवों में होगी, इसीलिए इसको जैव प्रक्रम बोलेंगे। और हर चीज़ें बेसिकली मनुष्य के बारे में और इसके अलावा जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको। चलिए बुक की लैंग्वेज से इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझाना, जैसा आप अपने पर आप ऐसे समझना कि आपसे कोई बात बता रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद अगर ये आपने पार्ट वाइज देखते जाना, वरना बीच में से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो हम सजीव और निर्जीव, अजैव, जैव और अजैव के बीच में अंतर कैसे स्पष्ट करते हैं, कैसे हम जानते हैं कि सजीव है या अजैव है। तो छठी क्लास में आप पढ़े होंगे कि सजीव चीज़ें कौन सी है, निर्जीव कौन सी है, बहुत बेसिक है। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या फिर गाय को जुगाली करते हुए देखते हैं, गली में एक इंसान जोर से चीखता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। कैसे समझ जाते हैं ना, एक इंसान जोर से चीख रहा है, कोई गाय अपना मुंह हिला रही है, कुत्ता दौड़ रहा है, इसका मतलब जो गति करने, हम ऐसा मतलब एक तरीके से देखिए जो अपनी चीज़ों में गति करते हैं। कुत्ता, गाय, इंसान सो रहे हो यानी वो गति नहीं कर रहे हो, तो हम ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सजीव नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे, यानी कि एक तरीके से गति करना ही सजीव की उदाहरण नहीं है। कुछ चीज़ें एक जगह स्थिर रहती है, उसके बाद भी कोई आदमी सोता है रात के टाइम, तो क्या वो रात के टाइम वो निर्जीव हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो एक आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कि जो चीज़ें गति करती है, जो आगे बढ़ता है वो सजीव है, जो पीछे जो एक जगह स्थिर है वो, तो यही चीज़ें हमको नहीं, हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव है। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे? मनुष्य तो सांस लेते, चलो मनुष्य तो हम जान लिया, हमने जानवरों के बारे में तो जान लिया कि सांस ले रहे हैं। गाय का एक तरीके से पेट हिल रहा है, पेट तरीके से सांस ले रही, तो हम समझ जाएंगे ये सजीव है, ये इसमें जीव है, अभी जीवित है। लेकिन हम पौधे के बारे में कैसे जान लेंगे? पौधे तो सांस नहीं लेते, पौधे कैसे पता चलेगा वो सजीव है या निर्जीव? लेकिन पौधे भी गति करते हैं, पौधे बड़े होते हैं, एक बीज बोया 2 महीने बाद वो इतना बड़ा हो जाएगा, पौधा बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? ये प्रोसेस है। इसमें से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं फिर सूख जाते हैं। इन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती है? कुछ लोग अलग अलग सोच सकते हैं, कुछ लोग देखो एज्यूम्शन सबके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग देखें कि हरे हरे पत्ते हैं तो वो सजीव है, लेकिन आपकी किताब कह रही है कि फिर तो कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके हरे नहीं होते, कुछ पीले पत्ते भी होते हैं, क्या वो सूख जाते हैं तो फिर वो निर्जीव हो जाते हैं? तो हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। गति या वृद्धि या यानी कि एक तरीके से जो जो सजीव होता है उन्हें वृद्धि गति होनी ही चाहिए। यानी कि एक बेसिक कॉमन चीज़ की बात करते हैं कि जो सजीव होगा उसमें एक गति तो होगी, लेकिन गति भी कौन सी होगी? वृद्धि गति। यानी कि जो सजीव जो भी चीज़ होगा वो वृद्धि गति करेगा। चाहे पौधे हैं वो अपने स्थान से एक स्थान से बड़े होंगे, अपनी जो मेन लेवल है उससे बड़े होंगे। जहाँ जीव जंतु है, इसके अलावा जो मनुष्य है वो भी गति करेगा, वो भी वृद्धि गति होगी। पहले छोटा होगा, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, वृद्धावस्था, इस तरीके से जो है चलती रहेगी। लेकिन वह पौधे भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती, जिसमें वृद्धि नहीं दिखती, लेकिन जो एक जगह वो स्थिर, लेकिन फिर भी वो सजीव है। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु उनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, वे भी सजीव है। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। लाइन लिखती है कि गति, आप केवल गति के मोशन के आधार पर आप नहीं बता सकते कि सजीव है या निर्जीव है। तो अब क्या करेंगे? चलिए, अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियों आंखों से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ, अणु जो होते हैं एटम्स, उनमें भी गति होती है, लेकिन वो तो हमें नहीं पता चलता क्योंकि वो तो हमें गति दिखाई नहीं देती। तो क्या आप ये कहोगे कि जो गतियाँ हमें दिखाई देती है वही सजीव है, जो नहीं दिखाई देती, जो एक तरीके से इन पौधे गति करते हैं वो हम क्या देखते हैं कि हमारे सामने बड़े हो रहे हैं, वो तो एक तरीके से इनडायरेक्टली होते हैं। रात में हो, रात में हम अचानक से फिर हम उसमें चेंजेस पाते हैं, फसल बोते हैं तो हमारे सामने बड़ी नहीं होती वो, हम खेत में वहाँ पर सोते नहीं हैं दिन भर, वो अपने आप प्रोसेस करती है। तो कुछ गतियाँ जैसे अणुओं की गति दिखाई नहीं देती, बहुत सूक्ष्म गति होती है। अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हम प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। एक विषाणु होता है, जब वो उसके अंदर आणविक गति, जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते, किसी कोशिका को इफेक्ट नहीं करते, तो उनमें भी ये गति नहीं होती। तो हम अभी भी ये विवाद है कि कैसे पता चले कि वे वास्तव में सजीव है यानी विषाणु सजीव है यानी, ये कैसे पता करेंगे? सजीव जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? देखो, आणविक गतियाँ का मतलब होता है जो अणु
अणुबेश जो गति होती है बहुत सूक्ष्म लेवल की, एक तरीके से अति सूक्ष्म लेवल की जो गतियाँ होती है उसके आधार पर ही बता रखा है, समझा रखा है चीज़ों को। ठीक है। उनमें उत्तक होते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती है, कोशिका छोटे छोटे यानी कोशिका छोटे छोटे उत्तक जो है छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनते हैं। तो कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। तो ये सिर्फ सजीव चीज़ की हमें कोशिका पादपों में भी, पौधों में भी कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, जानवरों में भी कोशिकाएं होती है, मनुष्य में भी होती है जो गति करती है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जिनमें कोशिका नहीं है वो सजीव नहीं है। ये संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि व्यवस्था टूटती है तो जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। यानी कि कोशिकाएं की जो संरचना है, जो आणविक गतियां होती है उनके बीच में, यदि ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी, प्रोसेस टूट जाएगी, तो व्यवस्था टूटने लगेगी और जो है वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण की कार्य होती है। यानी कि ये चीज़ें अगर टूटती जाएगी तो हमें इसकी रक्षा करने की जरूरत होगी। मान लीजिए कि कोशिका, आप एक मान लगते हैं कि ये मान लीजिए ये कोशिका है, ये एक तरीके से एक सेल है, ये कोशिका गति करेगी। ये कोशिका तब तक रहेगी जब इसको, मतलब ये कितना काम करेगी, इसकी मरम्मत ज़रूरी है, इसकी मरम्मत और इसका अनुरक्षण, यानी कि इसका जो एक तरीके से कंजर्वेशन, इसकी रक्षा इंपॉर्टेंट है। मरम्मत और अनुरक्षण ये दोनों चीज़ें मिलाएंगे। मरम्मत यानी इनकी एक तरीके से इनको रिकवरी की ज़रूरत होती है। और रिकवरी कैसे आती है, वो खाना खाने से आएगी। खाना मतलब पोषण, पाचन, श्वसन, ये सभी प्रक्रिया साथ में होगी तो ये प्रक्रिया। और ये अनुरक्षा की जो मरम्मत होती है, अनुरक्षण का काम होता है जीवों का, इसी को हम जैव प्रक्रमण बोलेंगे। बहुत बेसिक तरीके से आपकी बुक में समझा रखा है। कुत्ते के एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था शुरू में कि कैसे सांस ले रहे आदमी, उस आधार पर कि जो एक तरीके से इनकी रक्षा का जो काम होता है वही अनुरक्षण, यानी कि इनमें अनुरक्षण प्रक्रम बना होता है। तो इनके लिए क्या होगी, अनुरक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः उन्हीं अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखने चाहिए। अब हम देखते हैं आगे, जैव प्रक्रम क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बुक का आपका कॉन्सेप्ट, जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यानी कि जीवों का जो अनुरक्षण कार्य, मैंने बताया था उनकी जो रक्षा है, यदि जीवों का अनुरक्षण कार्य नहीं होगा तो उनकी गति नहीं होगी, वो मरम्मत नहीं हो पाएगी। और ये नहीं होगी तो वो प्रोसेस टूट जाएगी। और प्रोसेस टूट जाएगी, प्रोसेस तो टूट गई तो आदमी जीवित नहीं रह पाएगा, वो गति होगी नहीं, वो शरीर जो है पूरा निर्जीव बन जाएगा। इसीलिए सजीव चीज़ों की यही पहचान होती है कि उनमें क्या होती है, एक निरंतर अनुरक्षण होता है गति के लिए। जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते, जब हम सो रहे होते हैं अथवा कक्षा में बैठे हो, उस समय भी अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। यानी बॉडी काम नहीं कर रही है, आप रात में 8 घंटे की नींद, 8 घंटे अगर आप सो रहे हो, स्लीप आपका साइकिल, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि आपकी शरीर की बॉडी की मशीनें काम करती है, उस टाइम भी ये प्रोसेस होनी चाहिए। आपका दिल धड़कता है 1 मिनट में 72 बार, अगर ये एक बार ही बंद हो गया आप तो थक जाते हो, वो थकता है क्या, बिल्कुल नहीं। अगर वो चीज़ें बंद हो गई बिल्कुल भी तो आपका काम खत्म, तमाम। तो उस टाइम भी अनुरक्षण चलता रहना चाहिए। यानी कि वे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रोसेस, इसमें प्रक्रम के रूप में, प्रक्रम में सभी चीज़ें आ जाएंगी। प्रक्रम में श्वसन आ जाएगा, प्रक्रम में पाचन आ जाएगा, प्रक्रम में आपका उत्सर्जन आ जाएगा, सब चीज़ें जो आ जाएंगी। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मिक्स रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। परिभाषा याद हो गई क्या, कि वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं सम्मिलित रूप से, शब्द वही रखना, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। उस क्षति को मेंटेन करने के लिए, जो हमें लॉस होता है, कुछ नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान के लिए हमें मरम्मत करनी होगी, उसकी रक्षा करनी होगी। तो उसके लिए जो है आवश्यकता होती है, इसलिए ऊर्जा की। अब मैंने बताया था ना, हम खाना खाते हैं तो हमें खाने से ऊर्जा मिलती है। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है कि आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैलोरी कहाँ से मिलती है, खाने से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई शरीर, कोई मशीनें तो है नहीं कि जो बिना खाए पिए, बिना पिए हुए आपको काम चलता रहेगा। जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है तभी जाके वो चलती है, आपको शरीर को चलाने के लिए पेट्रोल नहीं चाहिए होता है, वो इसकी खाना ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा बेसिकली वो ऊर्जा हमें अलग अलग तरीके से सोर्सेज से प्राप्त होती है। ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के सोर्स बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण करने के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। ऊर्जा डायरेक्ट शरीर में घुस नहीं जाती है, ऐसा नहीं नाक से घुस गई, मुंह से घुस गई। उसके लिए यानी कि ऊर्जा को शरीर में, इस ऊर्जा को शरीर में रूपांतरण करने के लिए प्रक्रम होना चाहिए। तो ऊर्जा के सोर्स को हम भोजन और शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। देखो अलग अलग फॉर्म दे रखे हैं इसमें, अलग अलग फॉर्म दे रखे हैं। सबसे पहली बात तो कि जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा डायरेक्ट आपके शरीर में जाती नहीं है। यानी कि ऊर्जा को एक तरीके से शरीर के अंदर लेने के लिए, ऊर्जा को शरीर के अंदर लेने के लिए, उसके लिए अंदर लेने के लिए एक सोर्स चाहिए होता है। यानी कि भोजन को एक तरीके से जो होता है,
उस भोजन को बाहरी सोर्स से हम बाहरी तरीके से भोजन को अंदर लेते हैं। यही आपके इससे बता रखा है कि शरीर के जो है ऊर्जा के सोर्स को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को, तो उसके जो भोजन और इसको शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम, ये दोनों मिक्स रूप से कहलाएगा पोषण। पोषण किसे कहते हैं, यानी कि ऊर्जा। पोषण होगा तभी हमें, हम कहते हैं ना कि इसको तो डाइट पर है, जैसे न्यूट्रिट्स नहीं मिल रहे, न्यूट्राइट्स, तो पोषण होना चाहिए। यदि जीवों का पोषण नहीं होगा तो वो गति नहीं करेंगे, ऊर्जा नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि पोषण अच्छा हो। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, इन सभी चीज़ों से युक्त भोजन को पोषण बोलेंगे। तो यानी कि शरीर को, यानी कि ऊर्जा को शरीर के अंदर लेने के लिए भोजन, यानी कि ऊर्जा को शरीर के भोजन के रूप में अंदर लेने के लिए, ऊर्जा को भोजन के रूप में शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है वो पोषण कहलाती है। बेसिकली ये बता रखा है कि शरीर के, यानी कि ऊर्जा के स्रोत को भोजन और शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। और इसमें शारीरिक वृद्धि होती है और कच्ची सामग्री बाहर से भी आवश्यकता होती है। तो कच्ची सामग्रियाँ पृथ्वी पर जैसे जीवन, कार्बन प्रणाली जो कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर रहता है, अधिकांश खाद्य पदार्थ कार्बन आधारित है। अब देखो, पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं बाहरी रूप से। ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में हम अंदर ले रहे हैं। इस ऊर्जा के स्रोत को, स्रोत जरूर याद रखना, इस ऊर्जा के स्रोत को हम किसके रूप में, इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन के रूप में अंदर ले रहे हैं। ऊर्जा के स्रोत को, यानी कि एक तरीके से सोर्स है उसका, उसको भोजन के रूप में, सोर्स कुछ भी हो सकता है, उसको भोजन के रूप में अंदर लेने की प्रक्रिया पोषण कहलाएगी। तो ये अलग अलग तरीके से हो सकती है। उसका विघटन का निर्माण होना चाहिए। अंततः ऊर्जा की एक समान स्रोत में परिवर्तन हो जाना चाहिए। कि ऊर्जा का परिवर्तन, ऊर्जा का रूपांतरण, ये विभिन्न आणविक गतियों के लिए, जीव शरीर की अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। तो इसीलिए रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शंस होती है डायरेक्ट शरीर से, जो है वो आप खाना खाते हो, आप रोटी खाते हो तो डायरेक्ट रोटी की रोटी अंदर नहीं जाती, वो एक तरीके से केमिकल फॉर्म से ऊर्जा का निर्माण करती है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला का आवश्यकता है, सीरीज होनी चाहिए। उपचयन, अपचयन, अभिक्रिया, अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उपचयन, अपचयन, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन घटेगा। अपचयन, ऑक्सीजन घटेगी, हाइड्रोजन जुड़ेगा। उनके लिए कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। हम तो है ऑक्सीजन ही लेने वाले हैं, ऑक्सीजन नहीं होगा तो अब भी नहीं पड़ जाएंगे। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत में विघटन से उसका श्वसन कहलाता है। अगला जो प्रोसेस दे रखा है, अगली दे रखी है श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन का मतलब होता है, इसमें केवल ऑक्सीजन के रूप में दे रखा है क्योंकि हमारे लिए श्वसन के रूप में बेसिकली हम सांस लेते हैं। श्वसन का मतलब सांस लेना, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना। और देखो, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार उसका खाद्य पदार्थों में, यानी कि कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, ये जरूर लिखना, नीड के अकॉर्डिंग, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार उसका खाद्य पदार्थ में विघटन हो जाना, यानी कि ऑक्सीजन मिलकर जो है कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार उसका प्रोटीन बन जाना, वसा बन जाना, विटामिन बन जाना, तो इसका खाद्य पदार्थों में विघटन हो जाना, ये विघटन होने की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया ही आपकी श्वसन कहलाएगी। तो ऑक्सीजन, देखो पोषण किसे कहते हैं, यानी कि ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में, खाना जो है वो अंदर जाएगा शरीर के अंदर तो वो पोषण कहलाएगा। श्वसन है तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगी, और यानी कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगी और वो कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, सेल्स की नीड के अनुसार उसका खाद्य पदार्थ में विघटन हो जाएगा, और ये प्रक्रिया हमारी श्वसन कहलाएगी। एक कोशिकीय जीव, जो एक कोशिका होती है, उनकी पूरी सतत पर्यावरण के संपर्क में रहती है क्योंकि उनको ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन जिसके मल्टी सेल्स है, हमारे जहाँ जैसे हम है, तो इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वज्र पदार्थों निष्कासन के लिए, हमने देखो सांस ले ली, पोषण कर लिया, उसका निष्कासन की भी आवश्यकता होती है। तो जीव के शरीर का आकार बढ़ता है, शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है। बहुकोशिकीय जीव जैसे कि हम हैं, उनके पास पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकता। साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। एक जीव में अमीबा है तो उनमें तो एक कोशिका होती है, तो उनमें तो पोषण आसानी से हो सकता है, उनमें तो एक तरीके से प्रोसेस आसानी से हो सकती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में सीधे पर्यावरण से हम कनेक्ट नहीं रह सकते, तो ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। हम पहले भी देख चुके कि बहुकोशिकीय जीवों विभिन्न कार्यों को करने के लिए अंग विशेष, भिन्न भिन्न अंग विशेष हो जाते हैं। कि बहुकोशिकीय हमारे जैसे सांस लेना है तो हमारे लिए फेफड़े कार्य करेंगे, श्वसन तंत्र काम करेगा, डायाफ्राम वगैरह रिएक्शन करेंगे, पाचन करना है तो पाचन प्रणाली काम करेगी, सांस एक तरीके से गैसों के विनिमय के लिए, रक्त परिसंचरण के लिए हमारा
हमारा दिल काम करेगा, हृदय जिसको काम करेगा, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन सिस्टम काम करेगा, नेफ्रॉन वगैरह अलग अलग होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्ट उत्का का कार्य है, परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है। भोजन और ऑक्सीजन, जो हम भोजन को ले रहे हैं यानी कि जो पोषण को ले रहे हैं, ऑक्सीजन का ले रहे हैं, यानी कि जो श्वसन है, पोषण के लिए भी एक पाचन तंत्र होगा और ये ले रहे हैं ऑक्सीजन, इसके लिए भी एक श्वसन तंत्र होगा। तो बेसिकली ये हम, परंतु शरीर के सभी भागों की इनकी आवश्यकता होती है। तो अब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वहन तंत्र भी होना चाहिए। वहन तंत्र का मतलब, आपने खाना खा लिया, मेरी बात सुनना, अगर आपने एक तरीके से आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे, आपने खाना खा लिया, ठीक है, खाना जो है वो पोषण के माध्यम से अंदर चला गया, आपने सांस ले ली, ऑक्सीजन जो है आपने अंदर ले ली, उसके बाद में वो एक जगह इकट्ठी थोड़ी हो जाएगी, उसको हर एक अंग की आवश्यकता होती है। तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है, और वो वहन तंत्र ही आपका मानव हृदय कहलाता है। अगला आप पेज निकालिए, तो इसमें एक तरीके से वहन तंत्र भी शामिल होता है, वहन तंत्र। अगला, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बनिक स्रोत तथा ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें कार्बन स्रोत और ऑक्सीजन इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तो शरीर कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक हो जाते हैं। कुछ ऐसे तत्व जो होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे जो रिएक्शंस भी होते हैं, जो अब मान लो कि हमने एक तरीके से कुछ हानिकारक पदार्थ शरीर में आ जाते हैं, यानी कि एक तरीके से हमने खाना खा लिया, पाचन हो गया, हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं, उनको शरीर से निकालना आवश्यक हो जाता है, उनको शरीर से निकालने की ज़रूरत हो जाती है, वरना फिर प्रोसेस काम नहीं करेगी। शरीर से निकालना की जो प्रक्रिया होती है, उनको शरीर से जो हमारा, चाहे वो मल हो चाहे मूत्र हो, इस तरह से जो है उसको निकालने की प्रक्रिया के लिए उसको हम बोलेंगे उत्सर्जन प्रक्रिया। ये चार चीज़ें बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पोषण, श्वसन, हृदय और उत्सर्जन, ये चार चीज़ें जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इनकी आवश्यकता होती है। तो ये बता रखा है कि कुछ कार्बनिक सोर्स ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, और उत्पाद बनते हैं, वो हानिकारक होते हैं, उनको शरीर में नहीं रख सकते, तो उनको निकालने की प्रक्रिया है, यानी अपशिष्ट होते हैं, हमेशा लाभदायक नहीं होते, अपशिष्ट उपोत्पादों, यानी कि ये चीज़ें जो होती है, वो जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ जो हमेशा अपशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? अपशिष्ट, यानी कि मतलब एक तरीके से बहुत ही नेगेटिव वाले होते हैं। इनको शरीर से निकालने की जो प्रक्रिया होती है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर फेंक देने की प्रक्रिया, वो अलग अलग सिस्टम द्वारा फेंकी जाती है, उसको उत्सर्जन बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। इस विशिष्ट उत्तक के विकसित हो जाएगा, इसका अर्थ है परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों का कोशिका ने उत्सर्जन में पहुंचाने की होगी। अब हम समझते हैं, अलग अलग करके विचार करते हैं। पहला हम करते हैं पोषण के बारे में। पोषण हम क्या पढ़ेंगे? पोषण पढ़ेंगे। पोषण के बाद हम पढ़ेंगे श्वसन। श्वसन के बाद हम पढ़ेंगे वहन। वहन का मतलब इसमें हम हृदय पढ़ेंगे, नलिका, हृदय वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। बीपी, आपकी जो जनरल चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे। उसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। ये चार चीज़ें कवर करने के बाद, पौधे भी इसमें मेंशन करेंगे। ये सब चीज़ें करने के बाद हम चैप्टर खत्म कर देंगे। तो एक तरीके से आप कुछ भी ऊर्जा आपको चाहिए होती है, आप चाहे साइकिल चला रहे हो, कुछ भी चीज़ें चला रहे हो, तो उसकी स्थिति में हमारे शरीर में अनुरक्षण की ऊर्जा चाहिए होती है, उसको वृद्धि करने के लिए। विकास, प्रोटीन संश्लेषण, ये कोई शरीर से बनेंगे नहीं, इसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है। बाहरी सोर्स भोजन है, वो आवश्यकता होती है, वो है भोजन, वो है खाद्य पदार्थ। तो सजीव अपना लोग भोजन बहुत ज़रूरी होता है। तो सजीव भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग जैसे मनुष्य है वो खुद प्राप्त करता है, कुछ दूसरों पर जो पौधे होते हैं वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो सभी जीव जो है वो पदार्थ सामान्य आवश्यकता के समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। पदार्थ की आवश्यकता समान है, पदार्थ की आवश्यकता मतलब ऊर्जा की आवश्यकता है, वो भोजन है। सभी जीव, पौधे हो, जानवर हो, मनुष्य हो, सबके लिए ऊर्जा भोजन से मिलेगी, लेकिन उसको लेने की प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल विधियों से प्राप्त करते हैं अकार्बनिक सोर्स से। कुछ जीव जो है, ये जीव स्वपोषी है। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थों में प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। पौधे हैं, हम हैं, ये सभी हरे पौधे कुछ जीवाणु हैं जो अपना भोजन खुद प्राप्त करते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है। कुछ जटिल पदार्थ का उपयोग करते हैं और वो दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनको कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गैसें हैं, उनको जटिल से सरल में खंडित करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है, उसका विघटन करना पड़ता है। और ये अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए उनके दूसरे जीव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, यानी एंजाइम कहते हैं। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम
सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपकी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने की प्रक्रिया एंजाइम कहलाती है। यानी कि एक तरीके से अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि जटिल पदार्थों को, देखो भोजन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा के लिए जो जटिल पदार्थ होते हैं हमारे शरीर से हम डायरेक्ट जटिल के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करना, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करना, ये जो प्रोसेस है बेसिकली, यही जो प्रोसेस है वो कहलाएगी आपकी एंजाइम। हम कहते हैं ना कि मानव में एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे शरीर में हम जो इतना आप जो हैवी फूड खा रहे हो, इसको तोड़ने की आवश्यकता होती है, तोड़ते हैं एंजाइम तोड़ते हैं। कौन तोड़ते हैं? एंजाइम। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। तो देखो स्वपोषी कौन हो गए? जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थों से भोजन प्राप्त करें, सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में, CO2 देन H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो स्वपोषी है। और विषमपोषी जो जिस प्रकार से कौन कौन है? हरे पौधे और जीवाणु है। इसका हम और अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो विषमपोषी है, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, और जटिल पदार्थ होते हैं वो जो ग्रहण करते हैं, तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जटिल पदार्थ उनके समारक्षण के लिए, खंडित करने के लिए, क्योंकि जटिल होते हैं उनको सरल में खंडित करना पड़ता है, विघटित करना पड़ता है। तो ऐसी जो जीव है, यानी कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने की प्रक्रिया है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने की समारक्षण की प्रक्रिया है, वो एंजाइम कहलाती है। इसका सभी लोग उपयोग करते हैं, स्वयंपोषी हो वो विषमपोषी, स्वयंपोषी पर डिपेंड रहते हैं। इस प्रकार विषमपोषी जो कवक है, जंतु है, इस प्रकार में एग्जाम्पल में आपके आएंगे। हमने आज जो पढ़ा उसके आपका एग्जाम आप देख सकते हो कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। विसरण क्यों नहीं हो सकता? विसरण का मतलब उसमें आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम कहते हैं कि वहन, जो ऑक्सीजन के लिए वहन की हमें आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन के लिए सभी अंगों तक, अलग अलग अंगों की पूर्ति करनी होती है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विसरण की प्रक्रिया में जो है गैस वो उच्च से निम्न की तरफ गति करती है। कोई वस्तु सजीव, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? मैंने आपको बता दिया, सजीव के लिए गति वो भी वृद्धि होनी चाहिए, उसमें जो है वो सभी चीज़ें होनी चाहिए, वहन, संवहन वगैरह। किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग, किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों का आवश्यक मानेंगे? जो सभी जो 4 चीज़ें हैं वो आवश्यक है। सो ये एक तरीके से पोषण का हमने बेसिक आइडिया पढ़ा। अब हम अगला जो आपको टॉपिक आ रहा है वो स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण जो हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो बड़ा टॉपिक है। अगली क्लास में हम स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण का अंतर पढ़ेंगे। हमने आज 3 पेज आपके कवर कर लिए हैं, हम 88 से 90 तक। 91 पे बुक के आपसे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि पौधे कैसे पोषण प्राप्त करते हैं, मनुष्य कैसे करते हैं, और विषमपोषी पोषण के बारे में, और ऐसे किन किन में होता है, ये प्रक्रिया हम कवर करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जीरो टू हीरो सीरीज़ पूरी साइंस में एक्सपर्ट बना देंगे, और कंपटीशन एग्जाम का हर क्वेश्चन इसी चैप्टर से, इसी बुक से आता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।